हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम आ गए हैं अब वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी वाले पार्ट में। वाउचिंग हमारा कंप्लीट हो गया। वाउचिंग में हम पढ़े कि किस तरीके से हम कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको कैसे वाउच करेंगे, मतलब हाउ टू चेक दैट ट्रांजैक्शन। ठीक है। अब तुम्हें लगता है कि खाली ट्रांजैक्शन को चेक करने से हो जाएगा? जैसे मान लो कोई कंपनी ने एसेट खरीदा। मान लो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में उद्देश्य एकेडमी में एक एसेट्स खरीदता हूँ। ठीक है। मान लो एक नया कंप्यूटर खरीद कर लाया। अब मैंने उसका बिल चेक किया, मैंने इनवर्ड रजिस्टर चेक किया, मैं प्रॉपरली वाउचिंग जो भी करना था वो सारा प्रोसेस के साथ वाउचिंग कर दिया। ठीक है। अब तो सोचो मैं कंप्यूटर खरीद कर लाया इस ऑर्गेनाइज, मैंने सब चेक कर लिया, बिल चेक कर लिया, इनवर्ड रजिस्टर चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया। क्या ये इनफ है हर साल? क्या ये इनफ है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि सिर्फ बिल वाउचर चेक हो गया तो बस सब ओके है? अगर मैं ऐसा करूं तो मान लो मैं हूं ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैं एसेट्स खरीद कर लाया, कुछ दिन तक उसको ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया, लैपटॉप को 10 दिन 15 दिन यूज किया, बिल इनवर्ट रजिस्टर वगैरह सब बना लिया, सब ओके हो गया। उसके बाद उसको घर लेकर चला गया या उसके बाद उसको बेच दिया, रिटर्न पैसा ले आया। मतलब बैलेंस शीट में तो एसेट है, बैलेंस शीट में लैपटॉप दिखा रहा है, जो हमारा इनवर्ड रजिस्टर में दिखा रहा है, बिल है, सब कुछ है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिजिकली वो एसेट ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल ही नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है? हमने इन्वेस्टमेंट्स लिया, हमने प्रॉपर्टीज खरीदा, वो बैलेंस शीट में दिखाया, हम सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए, सब्सिक्वेंटली उस प्रॉपर्टी या एसेट को हम बेच दिए। मैनेजमेंट क्या किया, चोरी छुपके उस प्रॉपर्टी या एसेट को बेच दिया और बेचने का एंट्री नहीं किया, सारा पैसा कैश में ले गया, बात खत्म। तुम्हें लग रहा है तुमने वाउचर देखकर अरे वाह क्या मस्त ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ ठीक है, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, ये है वो है, तुम सब कुछ बढ़िया सोच रहे हो, लेकिन फिजिकली वो एसेट ऑर्गेनाइजेशन में है ही नहीं। वो तो चोरी हो चुका है, वो तो डैमेज हो चुका है, वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो तो मैनेजमेंट अपने घर में यूज कर रहा है, लैपटॉप में मैनेजमेंट का बच्चा क्लास कर रहा है। तो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? अब कैसे होगा? इसीलिए ओनली वाउचिंग इज नॉट सफिशिएंट, उसके साथ हमें वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन हम पढ़ेंगे, वेरिफिकेशन में क्या होता है, वेरिफिकेशन करेंगे, साथ में वैल्यूएशन भी करना पड़ेगा। वैल्यूएशन मतलब कि जो एसेट जिस प्राइस पर दिखाया जा रहा है क्या वो उस प्राइस का है? जैसे लैपटॉप खरीदा 1 लाख रुपए का, बिल वाउचर सब आ गया, क्या वो लैपटॉप 1 लाख का है? हो सकता है 30,000 का लैपटॉप 1 लाख रुपए में आया हो और सालों साल उसको 1 लाख ही दिखाया जा रहा है। क्या नेक्स्ट ईयर वो 1 लाख का बचेगा कि नेक्स्ट ईयर उसका वैल्यू कम हो गया होगा, उसके नेक्स्ट ईयर उसका वैल्यू और कम हो गया होगा? तो मुझे वो भी चेक करना है कि जो एसेट्स का वैल्यू बैलेंस शीट में दिखाया जा रहा है क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैल्यूएशन भी इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन तो 1 लाख का लैपटॉप तुम बैलेंस शीट में दिखा रहे हो, एक्चुअल में लैपटॉप कबाड़ी के भाव में टूट फूट चुका है, खराब हो चुका है, लैपटॉप जल गया है, आग लगा था जल गया है, बेंच टेबल आग लगने के कारण जल चुका है। बैलेंस शीट में दिखा रहा है 5 लाख का बेंच टेबल है, लोहा का टुकड़ा पड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, जला हुआ हालत में, 5,000 रुपए में भी कोई नहीं लेगा, लेकिन बैलेंस शीट में 5 लाख रुपए का खड़ा है। इज इट ट्रू एंड फेयर कि बैलेंस शीट में 5 लाख में हम कंटिन्यू करें उसे? हमें बैलेंस शीट में भी उसका वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा ना चेंज। तो यही चीज है, वैल्यूएशन भी इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरीके से वाउचिंग इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें एसेट्स का भी वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन करेंगे, लाइबिलिटीज का भी वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं टॉपिक को। ठीक है, पढ़ो मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मीन्स प्रूविंग द ट्रूथ, क्या सच्चाई है उसको प्रूव करना। एन ऑडिटर हैज नॉट ओनली टू सी द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी एंड लेजिटिमेसी ऑफ द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय वाउचिंग ओनली, खाली वाउचिंग करने से नहीं होगा, बट ही हैज आल्सो टू सी दैट द एसेट्स एज रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट एक्चुअली एग्जिस्ट। जो एसेट बैलेंस शीट में दिखाया जा रहा है वो रियल में एग्जिस्ट भी करता है। The fact that there is an entry regarding purchase of an asset and
has been found to be currently recorded is not a proof that the asset is in the position of at the date of balance sheet. एसेट को खरीदा गया है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि एसेट एज ऑन डेट ऑफ बैलेंस शीट 31 मार्च जो भी ईयर होगा तुम्हारा ईयर एंड में वो जो एसेट्स बैलेंस शीट में दिखाए जा रहे हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, ये तुम्हें चेक करना है। परचेज का इनवॉइस इज नॉट अ गारंटी, ठीक है, तो तुम्हें फिजिकली एसेट्स को भी चेक करना है। इट इज पॉसिबल दैट आफ्टर द एसेट हैड बीन एक्वायर्ड, एसेट्स को खरीद लिया गया एंड नेसेसरी एंट्रीज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द एसेट माइट हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ, उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसे बेच दिया गया, प्लेज कर दिया गया मतलब कहीं पर गिरवी रख दिया गया, मॉर्गेज्ड, and no entry had been made regarding this fact in the books of accounts before closing of the financial year. फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं किया गया। खरीदने का तो एंट्री है, बैलेंस शीट में तो दिखा रहा है एसेट, लेकिन बेचने का, मॉर्गेज का, डैमेज का, ये सभी का एंट्री नहीं किया गया और एसेट को गलत वैल्यू और गलत तरीके से बैलेंस शीट में दिखाया गया, ठीक है। ही हैज ऑल्सो टू सी वेदर a particular asset as appearing in the balance sheet exists or not. Verification of liability is also important as the verification and asset. If the liability are overstated, liability को भी verify करना है। अगर liability overstated होगा या understated होगा, मान लो किसी को 5 लाख रुपए दिखाया गया है पेमेंट करना है, कोई केस हार गए हमने कोई हमारे ऊपर केस कर दिया है कंपनी के ऊपर, मान लो किसी का कुछ डैमेज हुआ था उसने हमारे ऊपर केस कर दिया है कंपनी के ऊपर और कंपनी को दिखाई दे रहा है कि वो केस में हारने वाला है और सामने वाले को कंपेंसेशन देना पड़ेगा 50 लाख का, लेकिन बैलेंस शीट में उसका कोई जिक्र ही नहीं है। किसी पार्टी को 5 लाख देना है लेकिन बैलेंस शीट में 2 लाख दिखाया गया है, तो ये सारी चीजों को चेक करना है। तो वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी, कभी कभार लाइबिलिटी को अंडरस्टेट किया जाता है, कभी कभार ओवरस्टेट भी किया जाता है, जानबूझकर ज्यादा दिखाया जाता है, कभी कभार कम दिखाया जाता है, ठीक है। द बैलेंस शीट विल नॉट रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। द वर्क ऑफ ऑडिटर इज कॉल्ड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। इसी वर्क को वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। तो हमें वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी करना है। हम वाउचिंग तो करेंगे, वाउचिंग सबसे स्टार्टिंग में होता है, पहला काम वाउचिंग है। वाउचिंग के बाद हमें वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलो वैल्यूएशन भी कैसे करेंगे वो भी हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन में, ठीक है। डेफिनेशन, an inquiry into the value, ownership, title, existence, possession and presence of any charge on the asset। ये एक ऑथर है जिसने वेरिफिकेशन का डेफिनेशन दिया, एक और ऑथर आया, एक और ऑथर आया। तुम्हारे सामने 3 अलग अलग डेफिनेशंस हैं। ऐसे बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने बहुत सारा डेफिनेशन दिया, ठीक है। द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑडिटर सस्टेन्स द एक्यूरेसी ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट and must be considered as having 3 distinct objective। वेरिफिकेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वैल्यूएशन एंड ऑथोरिटी ऑफ देयर एक्विजिशन। ऐसे ही एक और आया, वो भी अपना डेफिनेशन दे दिया। तुम्हें जौन सा डेफिनेशन ठीक लगे कोई भी एक डेफिनेशन को तुम पढ़ सकते हो और एग्जाम में लिख सकते हो। ध्यान रहे ऑथर का नाम लिखना अगर डेफिनेशन लिख रहे हो तो, ठीक है, हमेशा ऑथर का नाम मेंशन करना। अब हमें क्या समझ में आया अभी तक वेरिफिकेशन में? From the above discussion and definition, we can say that verification involves the following consideration: that each asset and liability is clearly and properly disclosed and described। सारे एसेट और लाइबिलिटी को तुम क्लियरली और प्रॉपरली बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करोगे, डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। That the asset and liability were actually exist, जो एसेट एंड लाइबिलिटी दिखाया गया है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट वाले दिन वो एग्जिस्ट कर रहा है। दैट द ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ द एसेट आर ऑफ द बिजनेस, जो एसेट दिखाया गया है उसका ओनरशिप और उसका कंट्रोल, पोजीशन दोनों कंपनी के हाथ में, बिजनेस के हाथ में होना चाहिए। कभी कभार एसेट हमारे हाथ में होता है, पोजीशन किसी और के पास में होता है। कभी कभार पोजीशन हमारे हाथ में होता है, उसका ओनरशिप किसी और का होता है, भाड़े में ले आए, ठीक है। तो ये सारा चीज होता है। That the asset are free from any charge, कोई भी प्रकार का उसमें चार्ज नहीं होना चाहिए। एंड इफ देयर इज एनी चार्ज इट इज स्पेसिफिकली, चार्ज मतलब कोई उसके अगेंस्ट में लोन या क्लेम नहीं होना चाहिए। मैं एक जमीन खरीदा, जमीन को बैंक में गिरवी रखवा कर लोन ले आया, तो अब मेरे जमीन के अगेंस्ट में चार्ज क्रिएट हो गया, बैंक चाहे तो उस एसेट को मेरा
ले सकता है, ठीक है। दैट द एसेट एंड लायबिलिटी आर करेक्टली वैल्यूड एंड रिकॉर्डेड विथ प्रॉपर फिगर्स। ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान देना है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज के अंदर में, ठीक है, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन के अंदर में। पॉइंट टू बी कंसिडर्ड इन वेरिफिकेशन, VERI, कहीं कहीं पर छोटा मोटा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा नोट्स बनाने टाइम पर, ठीक है, तो वो मैनेज कर लेना, ठीक है। समझदार हो तुम, मुझे पता है तुम कर लोगे। While conducting verification, following point should be considered by the auditor. ऑडिटर को क्या क्या चीज ध्यान में रखना है, देखो थोड़ा लंबा टॉपिक है, आने वाले और बहुत सारे क्लासेस हमें लगेंगे इसमें, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते जाओ। आज के लिए हमारा ये आखिरी टॉपिक होगा, पॉइंट्स टू बी कंसिडर व्हाइल वेरीफाइंग एसेट। पहले तो चेक करो एग्जिस्टेंस, एसेट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, एसेट एंड लायबिलिटी एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, ठीक है। द ऑडिटर शुड कंफर्म दैट ऑल एसेट ऑफ द कंपनी फिजिकली एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट, पोजीशन चेक करो, किसके कंट्रोल में है एसेट। The auditor has to verify that assets are in the position of the company on the balance sheet date. कंपनी के पोजीशन में होना चाहिए बैलेंस शीट वाले दिन। ओनरशिप, किसका ओनरशिप होना चाहिए, द ऑडिटर शुड कंफर्म दैट एसेट इज अ लीगली ओन्ड बाय द कंपनी। कंपनी के ओनरशिप में होना चाहिए, मतलब एग्जिस्ट करता है, कंपनी के कंट्रोल में है, मालिक भी कंपनी है। चार्ज और लियन, कोई चार्ज या कोई लियन क्रिएट हुआ है क्या, उस एसेट के अगेंस्ट में कोई लोन या कोई चार्ज या कोई लियन है, द ऑडिटर हैज टू वेरीफाई वेदर द एसेट इज सब्जेक्ट टू एनी चार्ज और लियन। उसके बाद रिकॉर्ड, द ऑडिटर शुड कंफर्म दैट ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर इज नो ओमिशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। अक्सर पहले मैनेजमेंट क्या करता है, एसेट को बैलेंस शीट से ओमिट करता है, उसके बाद उसको चोरी करके बेचता है, ठीक है। एक बार में ऐसे ओमिट और चोरी एक बार में गायब नहीं होता, पहले ओमिट होता है, हट जाता है एसेट बैलेंस शीट से, कंपनी में ऐसे ही पड़ा रहता है, बाद में वो चोरी होकर बिक जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें कंपनीज में होती हैं। ऑडिट रिपोर्ट अंडर कारो, company's audit and accounts rules, the auditor has to report whether the management had conducted physical verification of fixed asset and stock। तुम्हें चेक करना है कि मैनेजमेंट टाइम टू टाइम अपने फिक्स्ड एसेट को फिजिकली चेक कर रहा है या नहीं कर रहा है, अपने स्टॉक्स को फिजिकली चेक कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड द डिफरेंस, अगर कोई डिफरेंस है बिटवीन द फिजिकल इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री एज पर बुक्स, तो उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं। जैसे हम बहुत सारे कंपनीज का स्टॉक ऑडिट करते हैं, स्टॉक ऑडिट मतलब हाँ फिक्स्ड एसेट ऑडिट करते हैं, स्टॉक ऑडिट करते हैं, हम उस कंपनीज में जाते हैं, उनके बैलेंस शीट के हिसाब से जितने एसेट्स हैं हम फिजिकली लोकेशन में जाकर प्रॉपरली चेक करते हैं, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन करते हैं एसेट का, और चेक करते हैं कि वो सारे एज इट इज अच्छे तरीके से हैं या नहीं है। कोई भी डेविएशन होता है तो वो रिपोर्ट में दिया जाता है, ये भी काम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं, ठीक है। इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट के बाद मान लो कुछ हो जाए, हमें 31 मार्च का बैलेंस शीट बनाना है, मान लो 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल को फायर लग गया, हम तो ऑडिट रिपोर्ट तो बाद में बनाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट कब बनता है, साल खत्म होने के 6 मंथ्स के अंदर बनता है, ठीक है, 6 महीने का टाइम होता है। लेकिन जिस दिन साल खत्म हुआ उस दिन सब ओके था, और जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हो इस बीच में कंपनी में आग लगा और 100 करोड़ का एसेट जल गया, अभी तक क्या पड़े, बैलेंस शीट डेट में होना चाहिए, तो बैलेंस शीट डेट वाले दिन तो सब ठीक था, तो हमें क्या ऑडिट रिपोर्ट में लिख देना ऑल ओके, क्योंकि हमें पता है बैलेंस शीट डेट के ठीक अगले दिन आग ही लगा है और 100 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो क्या हम ऑडिट रिपोर्ट में कुछ रिपोर्टिंग करेंगे, यस। बैलेंस शीट में तो सब कुछ दिखाएंगे लेकिन हम अलग से रिपोर्टिंग करेंगे। द ऑडिटर फाइंड आउट वेदर एनी इवेंट आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट हैज अफेक्टेड एनी आइटम ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। बैलेंस शीट के बाद हो सकता है कुछ ऐसा इवेंट हुआ हो जिसके कारण एसेट एंड लायबिलिटी डिस्ट्रॉय हो गया हो या कम या ज्यादा हो गया हो, तो उसका भी प्रॉपर इफेक्ट जो होगा वो तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में होना चाहिए। तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि 31 मार्च को तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आज मैं सितंबर में ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूं, लेकिन अप्रैल में क्या हुआ था, कंपनी में आग लगा था और 100 करोड़ का एसेट जल गया, उसमें ये एसेट्स इन्वॉल्व थे, इसका पहले का वैल्यू इतना था, अभी जलने के बाद का वैल्यू इतना है। इस हिसाब से तुम्हें रिपोर्टिंग वहां पर भी करना पड़ेगा। अगर 31 मार्च के बाद कोई इवेंट होता है और तुम्हारे ऑडिट से पहले, मतलब ईयर एंड हो गया है, ऑडिट नहीं हुआ है, उस बीच में अगर कोई ऐसा हो जाए तो वो भी प्रॉपरली रिपोर्टिंग बैलेंस शीट तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में होता है, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। इसी टॉपिक में हम और आगे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे,
जो कि नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय बाय।